स्वागत है आपका गौतम दा नई परख के मंच पर एक बार फिर। वैसे तो बंगाल के चुनाव में संघर्ष, टकराव और गर्मा-गर्मी की कभी भी कमी नहीं रहती, लेकिन इस बार लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो अ, मालदा के कालीचक में जो हुआ और उसको जिस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया उसका और उसके बाद नोटिस वगैरह जारी किए, उससे तो ये लगता है कि इस बार दीदी के खिलाफ पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है पूरी तरीके से और उनको अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। क्या निकलेगा इसका नतीजा और ये सब क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, बंगाल में मैं सबसे पहले सारे पत्रकार बंधु को एक ही चीज बोलता हूँ कि जो मालदा में जो हुआ है निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 2021 का चुनाव का पहले वाला अखबार का पन्ना आप खोल के देखेंगे, निश्चित तौर पर उसमें 9 लोगों को गोली मार के मार दिया गया था। मुझे हिसाब से हिंसा जो है उतना जो पहले होता है वो उसका संख्या इस बार प्राय ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। अच्छा। जो इस बार निधन हो रहा है वोटर लिस्ट में नाम ना होने का कारण अभी तक 9 लोगों ने सुसाइड किया है डर के मारे कि हमें क्या भारत के बाहर जाना पड़ेगा। उसमें हिंदू भी है, सिर्फ मुस्लिम नहीं। सारे बीएलओ कितना सुसाइड किया उनके ऊपर जो प्रेशर हुआ, ये हर घर में पूरा सपोर्ट ममता को मिल रहा है जो ममता का वोटर नहीं भी थे। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, आपने जो कहा निश्चित तौर पर घटना है। अभी तो आज ही सुबह सीआईडी ने अर्थात स्टेट पुलिस ने उसने जिसने हिंसा का वो किया था, वो प्रोत्साहन दिया था, उसको आज अरेस्ट किया गया, उसके साथी को भी अरेस्ट किया गया। वो बंदा एक्चुअली दिखाई दे रहा है वीडियो में, लोगों को भड़का रहा है उत्साह देने की, वो थाना घेराव करने का, जहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर बैठा है उसको बाहर नहीं निकलने देना। वो आदमी है एमआईएम सपोर्टर। अच्छा। उसका कारण क्या था? जेनेसिस ये था कि उस जगह का बहुत सारे मुस्लिम मतदाता का नाम कट गया है। ये लोग विरोध कर रहे थे और उसको भड़काऊ करने वाले बाद गुस्से में वो एमआईएम और आईएसएफ जो है इंडियन सेकुलर फोर्स, उसके जो कैंडिडेट को भी अरेस्ट किया गया था, उम्मीदवार को, जो वामपंथी समर्थक आईएसएफ है। इसलिए अभी जो हो रहा है बंगाल में, एक चीज क्लियर है कि जितना मतदाता का नाम हट गया है एजुकेशन में है, उसमें ज्यादातर पे मुस्लिम मतदाता है। मुसलमान नाम होने के कारण ही निर्वाचन आयोग ने, अधिकारी ने उसका डाउटफुल लिस्ट में डाल रहा है। उसमें हाई कोर्ट का जज है, उसका नाम भी है, मेरा पत्रकार बंधु भी है क्योंकि वो मुस्लिम है, वो बहुत दिन से वहां का रहने वाले हैं, आइसोलेटेड मुस्लिम फैमिली है। इन लोगों को नाम काटा। आप तो देखा होगा, अखबार में छपा होगा कि मिर्जापुर का जो वंश जो है करीब उसी एरिया में मुर्शिदाबाद में 300 लोगों को, एक ही परिवार में 300 लोग है, इसी देख के उसका नाम काटा गया। क्योंकि वो लोग तो बंगाल का ही है, वो तो सिराजुद्दौला को हरा के वहां पे ही नवाब बने ना, तो वो तो बांग्लादेश का नहीं था। इसके कारण जो लोगों में गुस्सा है, इसराइल लेके गुस्सा है। और ये गुस्सा जो एक्चुअली मुझे लग रहा था, जो ममता बनर्जी का 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है। जो जो शिकायत आप करेंगे उसमें बहुत सारी शिकायत है, जैसे भ्रष्टाचार का मसला है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, उद्योग नहीं बना है, ये सब तो डेवलपमेंट का मसला है, ये सब तो है। लेकिन ममता और उसका पार्टी बहुत ही कौशली ढंग से इसको मुद्दा एसआईआर वर्सेस ममता ने बना दिया, ताकि आप चर्चा में देखिए, पॉलिटिक्स में होता है कि एजेंडा कौन सेट कर रहा है, तो एजेंट बाकी सबको डिफेंसिव होना पड़ रहा है। उसके साथ साथ है बंगाली अस्मिता, बंगाली आइडेंटिटी। अभी आज ही जैसे तृणमूल कांग्रेस से प्रचार किया गया कि अमित शाह बंगाल में 15 दिन रहेंगे, बहुत ही स्वागतम है, लेकिन उसको क्या क्या मछली खाना चाहिए उसका सारी लिस्ट बता दिया। मुड़ी घंटो, पाबदा माछ, इल्शा माछ, चिंगड़ी माछ, ये नहीं खाएंगे तो बंगाल का है ही नहीं ना।
तो इस तरह का जो प्रचार है, अभी बीजेपी उम्मीदवार को मैंने देखा कि हाथ में मछली लेके चल रहा है मछली वोटर लेके के बीच में कि हम भी मछली खाते हैं, हम भी मछली खाते हैं। तो ये जो बंगाली आइडेंटिटी और एसआईआर, ये दोनों सामने आ चुका है, जिसका चुनाव में अभी तक जो स्थिति है, हो सकता है कि नंबर में नहीं बता सकते अभी की, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आया नहीं है, लेकिन ममता कुल मिला के एडवांटेज में है, शायद चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी दांव लगा दिया। 2021 का चुनाव का साल मैं बोला 200 पार नारा था ना अमित शाह का, हो गया 77, 75 साल में हो गया 65, क्योंकि 12 भाग गया। तो ग्राउंड रियलिटी में जो बीजेपी का विधायक है वो क्यों भागेगा? अगर बीजेपी इतना ताकतवर हो रहा है तो चला गया। कोई बाई इलेक्शन, एक भी बाई इलेक्शन जीता नहीं है। उनका जो राजवंशी सांसद है उसको ममता ने बंग विभूषण बोल के, जो एक सिविल अवार्ड है, वो अवार्ड दिया है। वो राज्यसभा सांसद है अनंत महाराज, जिसको कहा जाता है कि वो ग्रेटर कोचबिहार मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे। वो बीजेपी का सांसद है, लेकिन ममता उसको पुरस्कृत कर रहा है। इस तरह का बीजेपी का वोट बैंक तोड़ने का भी उनका कोशिश है। लेकिन बीजेपी के साथ एक बात सही है कि 190 अगर सांसद किसी चुनाव आयोग के खिलाफ आप अनास्था का प्रस्ताव न कॉन्फिडेंस दिया है, जिसका कोई फैसला हुआ नहीं है। होम बिल्डर तो कम से कम अपने पद से हट गया था जब तक फैसला नहीं हुआ। ये तो चुनाव आयोग तो पद में बने रहे हैं जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है। तो मतलब वो तो उनका जो एक्शन होगा बंगाल में, इस जानबूझ के, देखिए वो नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन जीतेगा नहीं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस का एक पहल था कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, ताकि चुनाव के दौरान जो जो करेंगे सब लगेगा कि भाजपा का कहने पर कर रहा है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहा है। आपका जो पहले सवाल था उसका जवाब मैं दे दूं थोड़ी संक्षेप में। ये है कि जो चुनाव आयोग जो अभी पश्चिम बंग प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग का हाथ में है। आर्टिकल 320 जितना भी घटना होगा उस सुप्रीम कोर्ट ने वहां का चीफ सेक्रेटरी को उसको ये किया, भर्त्सना किया, पुलिस अधिकारी के ऊपर भर्त्सना किया, स्थानीय उसी के ऊपर किया है। सब तो चुनाव आयोग के हाथ में, तो सारे तबादला कर दिया था ना। बेचारा, मैं मानता हूं कि चुनाव मुख्य चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है इस पद में, इसलिए वो बेचारा आई है 7 दिन पहले तो कोई एक डंपिंग ग्राउंड, उसको उठा के ले आके ममता बनर्जी उसको नहीं दिया तो उसको लेके आ गया चुनाव आयोग। लेकिन वो बेचारा का वो सब क्या स्थिति है, क्या उसका रिलेशन ही बना नहीं है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो क्या करेंगे? वो तो अभी तो मैं पढ़ रहा था कि हाईकोर्ट जज ने बोला कि आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो। वो व्हाट्सएप नंबर देने के लिए डर रहे थे, तो दिया नहीं था हाईकोर्ट से। कैसे खबर मिले घटना हो रहा है? दिन भर जो चल रहा था प्रदर्शन, 3:30 बजे के बाद रात भर चला, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। लेकिन किसके, चुनाव आयोग के हाथ में है। ममता ने साफ बोल दिया मेरे तो कोई लेना देना है ही नहीं, आप तो सारे प्रशासन ले चुके हैं और आपने तो तबादला कर दिया, अपना लोगों को वहां पे बैठा है। ये तो उनका लापरवाही है हमारा। लेकिन असल बात सबको मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने में मैं हिचक नहीं रहा हूँ, नीचे जो पुलिस कर्मचारी है वो ममता का बात सुन रहा है कितना तबादला के बावजूद। ये एक सिग्नल है कि ब्यूरोक्रेसी अभी भी मानता है कि शायद सत्ता बदल नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी आ रहा है, जिसको लेके आया है चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उसके बारे में भी मतलब पता ही है ममता जी का आ जाएगा तो फिर हमको डंपिंग ग्राउंड में भेज देंगे। इसलिए ये एक ऑफिसर का जो सोच रहे थे, बाकी हिंदी बेल्ट में जो होता है वहां पे ममता का एडवांटेज जो है उसका हर बूथ में नजरदारी है। बीजेपी का हर बूथ में लोग नहीं है, ये एक हकीकत है। वो लड़ेंगे, शायद लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि जितना सीट वो मिले थे उसको बचाने का लड़ाई लड़ रहा है, ताकि इज्जत है मोदी का, इज्जत है अमित शाह का। सत्ता उन्होंने जो टारगेट बनाया है इस बार, क्या बनाया? 205 था पिछले बार, इस बार कितना पता है? हमें 170 दे दी, हम सरकार बना लेंगे। तो 30 हट गया ऑलरेडी, उसको टारगेट ही कम हो गया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि फिर भी लड़ाई है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि लोगों को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, बहुत खास तौर पे शहर एरिया में
लोगों ने उससे नाराजगी है, कुछ हद पर मुस्लिम मतदाता में भी नाराजगी है। लेकिन आप आज ही हम जो बंगाल का नंबर 1 पेपर है बंगाल का, उसमें खबर पढ़ रहा था कैसे मथुआ कम्युनिटी जो बीजेपी को वोट देते थे उसका कैसे नाम काट गया है हजारों संख्या में। क्यों काटा? क्योंकि वो सीए में अप्लाई किया, मतलब वो बांग्लादेशी है कंफर्म, इसीलिए तो चुनाव आयोग तो सही काम किया, उसका नाम तो नहीं दिया। वो तो बोला आप तो बांग्लादेशी है, ये तो आपने लिख के दिया, तभी तो आपको नागरिकत्व मिला। नागरिकत्व मिलने के बावजूद कोई नॉर्थ बंगाल में है, शंकर नाम है हिंदू, उसका चुनाव आयोग ने उसको मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इस तरह जो मिक्स चेक है ना, जो ममता का वोट ही काट रहा है, नहीं काट रहा है ऐसे नहीं है, लेकिन जो वोट रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि बंगाल में रिकॉर्ड पोलिंग 80-85 होते हैं, हो सकता है 90% पोलिंग हो जाए, क्योंकि लोगों का डर है कि हम अगर पोलिंग इस बार नई लिस्ट में नाम रहेगा तो शायद मेरे को फिर दोबारा साबित करना पड़ेगा कि मैं नागरिक हूँ। ये डर पैदा हुआ है, इस डर के कारण इसका सारे एडवांटेज तृणमूल कांग्रेस ले रहा है। मैं चुनाव नतीजा में नहीं जा रहा हूँ, बीजेपी अच्छा खासा लड़ रहा है, लड़ नहीं रहा है ऐसे नहीं है, इस बार कैंडिडेट भी उनका अच्छा है, वो सोच बूझ के दिया है अपना खाद पुराना जो बाहर से जो आते थे जिसको बोलते हैं पैराशूट लीडर्स, उस बारे में इसका कोई ऐसे कुछ किसी को दिया नहीं है, अपना ग्रासरूट वर्कर को ही दिया है। लड़ाई है, लड़ाई का देखना है कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता का जो वोट है, मुझे लग रहा है इस बार शायद कांग्रेस का कुछ फायदा हो जाएगा। अधीर चौधरी खुद लड़ रहा है, मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अधीर चौधरी जीत गए हैं, जैसे कांग्रेस में 1 सीट आ चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि ये अभी आपने एआईएमएम का नाम लिया, ओवैसी की पार्टी का नाम लिया, ये जो मालदा वाली घटना के सिलसिले में, जो ओवैसी की पार्टी और वो जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे, उनके बीच में तो गठजोड़ हो गया है। और इस तरह का गठजोड़ मुझे याद पड़ता है कि शायद पहली बार हुआ है वहां पर पिछले कई चुनावों में। तो इससे क्या मुस्लिम मतदाता, और आप कह रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं में थोड़ी सी नाराजगी भी है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ नाराजगी है उनकी, तो ये तीनों पहलू मिलकर ममता बनर्जी को जो मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता था, क्या उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाते? देखिए, सवालिया निशान लगा सकता है, ये तो परसेप्शन की बात है, लेकिन बात यह है कि हुमायूं कबीर 2019 में भाजपा का उम्मीदवार रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला पार्टी के साथ वो कैंडिडेट उम्मीदवार बना, वो अभी बाबरी मस्जिद बना रहा है। मुझे लग रहा है जनता समझ रहा है, ठीक है, भावना है, वो भावना है कि ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी, जहां हमें कुछ मिलना नहीं है। इसका एंटी में खास बहुत बड़ा कारण है कि मुर्शिदाबाद मालदा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, 60% के ऊपर मुस्लिम मतदाता है। दूसरा, उस जगह पे मुस्लिम वोट जो काटा है वो भी भयंकर काटा है। वो वोट जो हुमायूं कबीर इमाम को मिल सकता था, इसके कारण ही कल प्रदर्शन हुआ था। उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ममता का नुकसान है, नुकसान नहीं है इसे, लेकिन बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ जो बाकी जो वोट है, मुर्शिदाबाद मालदा इस जगह पे हो सकता है कि पिछले बार की तरह ममता का पूरा कामयाबी ना मिले, लेकिन ममता का स्ट्रॉन्ग एरिया है साउथ बंगाल, जहाँ पे सीट ज्यादा है, दक्षिण बंगाल, साथ साथ उस एरिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैं मानता हूँ। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का कुछ किला में ममता ने सेंध लगाया है, जैसे आपको बताया राजवंशी, उन्होंने राजवंशी जो एक ओलंपियन को टिकट दिया, जो रेलवे में रेलवे उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, ये एक बड़ा सेंटिमेंट वहां पे चल रहा है। राजवंशी लड़की जो हमारा देश का नाम किया, उसको हटा, ऐसे बर्ताव किया रेलवे मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार। ये जो बंगाल में जो एक सेंटिमेंट है ना ओवरऑल, वो है ऑलवेज एंटी सेंटर। अभी सेंटर भले काम करे तब भी एंटी सेंटर होता है। जन्म से उसका मानसिकता जो है वो एक तरफ है, दूसरा एक मानसिकता बाकी राज्यों से आपको उसको तुलना करने में लोग क्या है कि ना एक ही ब्रैकेट में सब देखते हैं। अच्छा, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र, तो बंगाल में क्यों हुआ? हुआ है, होगा इसलिए नहीं, बंगाली से बंगाल, इसके कारण होगा नहीं। अभी लोगों में आज ही मैं अभी अभी देख रहा था, बीजेपी का उम्मीदवार एरिया में कैंपेन करने गया था, महिला भयंकर से घेर लिया, नाराज है,
मतलब घर पे 4 वोटर थे, 1 वोटर का नाम हट गया है। लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में बंगाल में जो जागरूकता है, वो जागरूकता एक्चुअली ए वेपन, एक हथियार। वो हथियार है बहुत ही भयंकर हथियार, इसको समझ नहीं पा रहा है बाकी लोग। क्योंकि जिसका घर में 5 वोटर थे, अगर एक काट गया, बाकी चारों ममता का वोटर वो बन गया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी में इस तरह का एक हैरेसमेंट है ना, लोगों को लाइन में खड़ा करना, धूप में खड़ा करना, हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हुए, मास्क पहनते हुए लाइन में खड़ा है। 90 साल का महिला खड़ा हो रहा है लाइन में। कितनी बार कितना दखलदारी कर रहा है। एसआईआर के नाम पे हैरेसमेंट जो हुआ, ये चुनाव आयोग एक्चुअली समझा नहीं, समझा ही नहीं। किसी ने नहीं बोल रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर तो हर बार होता है, इस बार अच्छी ढंग से हो रहा था। टाइम लगे कर चाहिए, चुनाव का पहले क्यों कर रहे हैं? 2 साल क्यों सोचते रहे? क्योंकि बाकी जगह पे हम ऐसे गड़बड़ करते रहेंगे। इसलिए तो 190 लोग सांसद ने उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया है। देखिए उनका एक्शन है सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन। ये परसेप्शन बंगाल में हो चुका है कि बीजेपी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी के नाम में चुनाव आयोग लड़ रहा है। ये जो देखिए ये घटना से ममता पहले बार बोला था, इस बात कोई घटना घटेंगे तो हम उसमें जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन वो घटना घटी, इससे बड़ा घटना और भी घट सकते हैं, तो क्या करेंगे अब तो चुनाव आयोग के हाथ में ही तो प्रशासन है, राष्ट्रपति शासन करके भी आप करेंगे क्या? चुनाव का प्रोसेस चालू हो गया, इसके दौरान राष्ट्रपति शासन होने से सेम चीज होगा ना, अलग क्या होगा? अलग तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ममता उसका प्रचार कर रहा है, ये राष्ट्रपति शासन लगाने का कोशिश कर रहा है, लोगों को कर रहा है। उसका सारे जो एंटी इनकम्बेंसी जो है, एंटी इनकम्बेंसी मैं बोल रहा हूँ बहुत है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज हो रहा है इसी मुद्दे पे, जिसके लिए बीजेपी को डिफेंसिव हो रहा है। अगर अच्छा आपके कहने का एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर बंगाल में एसआईआर नहीं होती, या बंगाल में, हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही होती, या बंगाल में खासतौर से एसआईआर नहीं हो रही होती और उस दूसरे पहले की तरीके से चुनाव हो रहा होता, पहले की मतदाता सूची के आधार पर, तो ममता बनर्जी को ये लाभ नहीं मिलता, आप ही कहना चाहते? नहीं, वो तब तो इशू पहले होता कि ममता का एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में जो नाराजगी है, बेकारिता है, जो बाकी उद्योग नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये इशू पहले आ जाता था। ये इशू नहीं है ना, अभी तो नहीं, इशू तो अंदर में है, लोगों का मन में गुस्सा था। लेकिन ये जो चुनाव जो और ज्यादा परेशानी कर दिया लोगों को, उससे वो गुस्सा तो ठीक है, वो भी है, उसका रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा ऐसे मैं नहीं बोल रहा, कुछ तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन जैसे होना चाहिए था ऐसे नहीं। मोदी भी सोचा था कि चुनाव सोचा है कि बाकी जगह पे जैसे एसआईआर के बाद कामयाबी मिला, शायद उसको बंगाल में मिल जाएगा। 2021 के पहले बीजेपी का क्या क्या था सिद्धांत, इस बार हम ऐसे हथियार लेके आ रहा है कि हम एकदम जीत जाए। क्या हथियार था? सीएए, जो हिंदू को नागरिकत्व देने का पूरा, देश विभाजन के बाद हिंदू ही वहां से देश छोड़ के आए थे, तो वो उसने सोचा था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। मास्टर स्ट्रोक तो नहीं हुआ, ये सीए के कारण उनका अपना वोटर काट गया है अभी। इसे उल्टा हो रहा। कल जो उसका मंत्री है, केंद्रीय मंत्री का जो सभा था, उन्होंने गुस्सा किया, गुस्सा करके छोड़ के चला गया सभा। मतलब लोग चैलेंज करे क्या हुआ हमारा वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहा है। इस तरह का जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो दूसरा है जो नेशनल लेवल पे ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले बात है सुप्रीम कोर्ट का, इस बात पे भी मैं हैरान हूँ कि वहां पे जो घटना घटी उसको एनआईए का आप हाथ में दे रहे हैं, तो एनआईए क्या करेगा समझ नहीं पा रहे। एनआईए का देने का मतलब है ये कि बाद में बोलेंगे इसमें पाकिस्तानी का हाथ था, बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, ये साबित करने के लिए किया है ना। तो इसमें तो और नाराजगी होगा, जो देशभक्त मुस्लिम है उसमें तो अंदर नाराजगी होगा ना। गरीब मुसलमान बंगाल छोड़ गया नहीं था बंगाल विभाजन के बाद। हम जो आपका एरिस्टोक्रेट मुस्लिम फैमिली है, जमींदार थे, वो लोग कुछ गए थे, लेकिन ज्यादा आए थे हिंदू जमींदार सब वहां छोड़ के आ गया था। गरीब मुसलमान क्योंकि यहाँ के वो है
छोटे छोटे बंगाल का जमीन आपको पता है ना, बहुत 1 बीघा 2 बीघा, तो बड़े कोई जमीन 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ इसमें है नहीं, जो बिहार यूपी में होता है। छोटा छोटा जमीन है, उसमें जो काम करने वाला है, जिसको सीपीएम ने राइट दिया था किसानी खेती करने का, उसके कारण सीपीएम 34 साल जीता था। तो वो जो है वो ज्यादातर पे गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमान जो खेत मजदूरी करता है, खेत में काम करता है। इसका जब लगा कि नंदीग्राम सिंधुग्राम के कारण कि हमें एक खेती जा रहा है, तब वो ममता के पास शिफ्ट किया है। आया। तो इसलिए अभी ऐसे कोई सीन नहीं है। अभी लग रहा है कि ममता जो भी है, आप सोचिए, मान लीजिए कि एक वहां पे 30% वोटर में जो अगर 30% मुस्लिम है, उसका नाम काट गया 15%, बाकी 40% तो कंसोलिडेटेड हो रहा है ममता का नाम। ये ममता उसको सेवियर के रूप में दिखाई देता है, और ममता कैंपेन नहीं कर रहा है। जो जो आपका उसके कारण नहीं हो रहा है, अपना कारण से हो सकता है। जिसका जिसका नाम आ रहा है वोटर लिस्ट में, वो मेरा कारण हो रहा है, क्योंकि मैं लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। ये आपने फोटो देखा है। तो ये जो तरीका उनका जो है, जो फाइटिंग एक तरीका है, जो फाइट करने वाली जो छवि है ममता, इसलिए ममता का यूएसपी वही है। इसके कारण ही शायद मुझे लग रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसी हिसाब से ज्यादा दिन ममता कर पाएंगे। ये भी नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। शायद अगर हो गया तो इस बार जीत गया, तो कुड बी दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ। तो मतलब आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है। वो ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी देख रही होगी। नहीं, देख रही नहीं, वो नहीं दिखता है। कल सिलीगुड़ी में एक भाजपा का मीटिंग था, जहां पे बिहार का बीजेपी लीडर आए थे अपना मीटिंग चुनावी मैनेजमेंट लेके। उन्होंने बात शुरू किया हिंदी में। उसके बाद जो स्थानीय लीडर जो है, आज छपा है अखबार में, मैं अखबार पढ़ के बोल रहा हूँ। स्थानीय लीडर ने जब बांग्ला में बात करना शुरू किया, तो इन्हें बोला आप हिंदी में बात कीजिए। बोला हिंदी तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो बांग्ला में ही करूंगा। सो उनका कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लीडर, जो लोग जा रहे हैं सेंटर से, भाजपा का जो लीडर है, ये बंगाली जो जो उसका जो आइडेंटिटी है, उसका जो संस्कृति है, उसका जो खान पान है, इसके बारे में कुछ चर्चा जानते हैं। किसी को दादा बोलता है, किसी को दादा नहीं बोला जाता है, इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं है। अब बोंकिम बाबू बोल सकते हैं, बोंकिम दा बोलने से भाड़े बंगाली आपका ऊपर गुस्सा करेगा, नहीं बोल सकते। बोंकिम बाबू को किसी ने ज्योतिदा नहीं कहा, ज्योतिदा बोल के हेडिंग भी नहीं हुआ, ज्योति बोल के भी हेडिंग नहीं हुआ। हेडिंग हुआ तो ज्योति बसु, नहीं तो बसु। तो ये है बंगाल का। ये तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, ये बंगाली। इसको लिए सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है, बीजेपी कभी कोशिश की नहीं है लीडर डेवलप करने के लिए। तो ये स्वपन दास मोदी का गुप्ता जो जैसे लोग स्टाइल ऑफ बैठे हुए हैं फंक्शनिंग यहाँ है, पर, बंगाली हैं, मोदी का हालांकि है तो स्टाइल, बहुत अंग्रेजी ना। ये स्वपन नहीं दास गुप्ता मोदी जैसे का, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये नहीं सॉरी क्या समझाते बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन लोगों को। क्या आप बताइए क्या बोल रहे हैं, मैं कहता समझा हूँ नहीं। ये स्वपन दास गुप्ता जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो हर बार बंगाल से उनको चुनाव भी लड़ाया जाता है, इस बार भी उन्हें टिकट मिला है स्वपन दास गुप्ता को, और इंटेलेक्चुअल भी हैं तो बहुत अंग्रेजी था, लेकिन हैं तो बंगाली। तो जानते ही हैं कि बंकिम दा नहीं बोला जाएगा, बंकिम बोला जाएगा, ज्योति दा नहीं बोला जाएगा। ये नरेंद्र मोदी वगैरह को नहीं समझाते। ना, क्योंकि समझाते नहीं है ना। नरेंद्र मोदी तो इतना जानते हैं सब कुछ ना, किसी का बात सुनते नहीं है ना। वो जो बोलेंगे वही फाइनल वर्ड है ना, वही संविधान है, वही संस्कृति है। वो तो सुनते नहीं है किसी। अब बचिए वहां पे और भी भद्रलोक थे, जो पिछले बार जो विधायक रहे हैं, अशोक लाहिड़ी, जो प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे, उसका टिकट काट दिया है। तो के साथ चलने नहीं है तो क्या करेंगे। सपन दास को टिकट दिया, हो सकता अच्छा लड़ रहा है, मेरा खबर है राजबिहारी सीट से सपन दास तो बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि जीत भी जाए। लेकिन इन लोगों को बढ़वा नहीं दे रहा। अब देखिए, जिसके कारण बीजेपी बड़ा है स्टेट लीडर में, वो था दिलीप घोष। 19 सीट जो बीजेपी को मिले थे, उसके बाद बीजेपी की जो 77 विधायक आया, अध्यक्ष तो थे दिलीप घोष, उसको दरकिनार कर दिया कितना दिन। मोदी का मीटिंग में जगह नहीं देते थे उसको। इनका ना बड़े, ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थोड़ा पुराना इंदिरा गांधी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। बड़े रीजनल लीडर को चाहने, वो पीछे बैक बेंचर को सामने लाना चाहते हैं। बीजेपी का अगर कोई होगा, देखिए नाम तो ले रहा है शुभेंदु का, मुझे लगता होता है मोदी को जानती है, पीछे से किसी को लाएंगे जो पीछे है, बैक बेंचर किसी को, लाइक ओम बिरला लास्ट बेंच में बैठते थे ना,
लोकसभा में, फ्रंट बेंच वाला तो नहीं देता है। तो इसलिए जिनका जो स्टाइल है, इसी कारण से सोचता है कि हमारा नाम पे चुनाव तो लड़ रहा है मोदी का नाम पे ना, चुनाव तो कोई लोकल लीडर का सामने, ममता लड़ रहे हैं ममता के नाम पे। ममता बोला है 294 सीट है, उसमें मैं ही उम्मीदवार, सारे। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग चर्चा के हम्म। आखिरी सवाल पे पहुंच गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, तो ममता बनर्जी इस बार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रही है, एक ही केवल भवानीपुर से लड़ रही है? ममता अकेला एक ही, दो भी भवानीपुर नहीं। से। हाँ, तो पिछली ओनली बार तो वहां से भवानी, लड़ी वो थी, उनका शुभेंदु ने हरा दिया था ममता। ट्रेडिशनल पिछली बार सीट है वो। हाँ, पिछली बार ने शुभेंदु ने अपनी सीट से ममता को चुनाव में हरा दिया था। या। हाँ, हाँ, इस कम बार मार्जिन वो हो फिर भी। इस बार वो भवानीपुर से भी उनके खिलाफ लड़ रहा है, शुभेंदु हाँ अधिकारी। जी, हाँ हाँ, तो जी। क्या स्थिति बनेगी वहां पे उसकी? तो वो लड़ाई करने, कल अमित शाह खुद गए थे उसका चुन नामांकन भरने के लिए, हाँ। लेकिन उस जगह पे जो है, हम्म। आपको आवाज नहीं। हाँ, आ रही, मेरे पास आ रही है आवाज। आपको मेरी आवाज हम्म। सुनाई पड़ रही है? हाँ, अभी 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 आ रहा है। हाँ, हाँ, सुना, कहिए। कहिए। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए उस जगह पे पिछले बार भी बहुत ज्यादा जो मार्जिन था ऐसे नहीं है, लेकिन उस जगह पे लोकसभा में भी बहुत सारे बूथ है जिसमें बीजेपी आगे है, क्योंकि हार्डकोर कलकत्ता में उस जगह पे थोड़ा नॉन बंगाली वोटर भी है, उसमें गुजराती भी है। और वो गुजराती है, पंजाबी है, उड़िया है, मारवाड़ी है। ये जो वोटर है, इसमें एक गुजराती छोड़ के बाकी कम्युनिटी में ममता का अच्छा खासा रिलेशन है। वो वहाँ पे गुरुद्वारा गुरुद्वारा जाती है, वहाँ के फंक्शन में अटेंड करते हैं, तेलुगु भी करते हैं, उड़िया भी करते हैं। तो ये जो इसमें लड़ाई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ममता के लिए केक वॉक है, वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो सारे ताकत लगाएंगे ना। नंदीग्राम में शायद शुभेंदु का जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कारण वो जीत सकते, फिर भी शुभेंदु को जिसने मदद किया था जीतने में, वो अभी तृणमूल का उम्मीदवार है अच्छा। नंदीग्राम में। वो तृणमूल ज्वाइन किया एक दिन पहले नॉमिनेशन से, चुनाव घोषणा होने का, और उसके बाद उन्होंने वहां से तृणमूल ने उसको खड़ा किया, जो शुभेंदु को जिताने में जो उसका एजेंट भी रहा है, कामयाब कामयाब भी रहा है कहा जाता है। तो उसमें वो तो एक देंगे, लड़ाई तो करेंगे, जो हो सकता है फिर भी शुभेंदु वहां से जीते, फिर भी पिछले बार तो ज्यादा मार्जिन से नहीं जीता था। वो एक कहानी था ना कि उसे लोड शेडिंग हो गया था काउंटिंग में, बिजली चले गए, उसके बाद जो काउंटिंग शुरू हुई तो शुभेंदु 1700 वोट से जीत गए। तो इसलिए ममता बोल रहे हैं आप याद रखना भवानीपुर में कोई लोड शेडिंग ना होने देना, ताकि काउंटिंग। तो इसके कारण लेकिन वहाँ पर शुभेंदु अच्छा लड़ेंगे, इसे कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम दा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब बंगाल का चुनाव में काफी और बंगाल के चुनाव में और ज्यादा पानी, बंगाल की नदियों में और भी ज्यादा पानी बह जाएगा। तब हम लोग अगली बार कांग्रेस और सीपीआईएम, बंगाल की ये 2 पुरानी पार्टियां जिनको ममता बनर्जी ने बिल्कुल ढक्कन बना दिया है, हम लोग उनके प्रदर्शन और उनकी संभावनाओं पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।